इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2012 के एक बहुत अहम हिस्से पर बात कर रहे हैं, चैप्टर IX। जी, ये खास तौर पर सोसाइटियों की प्रॉपर्टी और उनके फंड से जुड़ा है। हमारे सामने है इस एक्ट के सेक्शन 41 से लेकर 44 तक। और देखिए, हमारा मकसद है ये समझना कि हरियाणा में जो रजिस्टर्ड सोसाइटियां हैं वो प्रॉपर्टी खरीद कैसे सकती हैं, और फिर असल में उसका मालिक कौन होता है, और अगर उसे बेचना पड़ जाए तो भाई क्या नियम कायदे हैं। मुझे लगता है ये उन सभी के लिए जानना जरूरी है जो किसी सोसाइटी से जुड़े हैं या शायद जुड़ने का सोच रहे हैं। तो चलिए इसको खोलते हैं। शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक सवाल से कि सोसाइटी के पास प्रॉपर्टी आती कहां से है। सेक्शन 41 है ना? जी बिल्कुल। सेक्शन 41 वो इसी बारे में है। ये कहता है कि एक सोसाइटी अपने जो रजिस्टर्ड उपनियम है, मतलब बाय लॉज, उनके दायरे में रहकर अपने फंड से या जो दान मिला है या सरकारी ग्रांट्स हैं या फिर कानूनी तौर पर लोन लिया है, उससे चल या अचल संपत्ति खरीद सकती है। अच्छा, चल और अचल दोनों? हाँ, दोनों तरह की। और ये प्रॉपर्टी सोसाइटी के नाम पर होगी, मतलब सोसाइटी खुद एक कानूनी इकाई की तरह काम करती है, वो अपने नाम पर प्रॉपर्टी रख सकती है। अच्छा, ये तो हुई खरीदने की बात। अब प्रॉपर्टी आ गई, पर असल में ये है किसकी? क्या ये सारे मेंबर्स की मानी जाएगी या पूरी सोसाइटी की? सेक्शन 42 इसमें कुछ खास है शायद। हाँ, सेक्शन 42 इसी सवाल का जवाब देता है। आमतौर पर जो जनरल रूल है वो ये है कि प्रॉपर्टी सोसाइटी में ही निहित होती है। सोसाइटी में निहित मतलब कानूनी तौर पर सोसाइटी उसकी मालिक है, उसके सदस्य या जो ट्रस्टी वगैरह हैं वो नहीं। ठीक है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण अपवाद है, एक एक्सेप्शन, खासकर हाउसिंग सोसाइटीज या अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशंस के लिए। हाँ, ये जरूर जानना चाहेंगे, क्या है वो अपवाद? देखिए, अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी है या अपार्टमेंट एक्ट के तहत बनी कोई संस्था है या फिर कोई रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, मतलब RWA, जो कॉलोनी की सुविधाओं का प्रबंधन करती है, हाँ। तो ऐसे मामलों में वो जो प्रॉपर्टी है वो उन सदस्यों या उनके कानूनी वारिसों में निहित हो सकती है जिन्होंने उसे खरीदने के लिए पैसा दिया है, कंट्रीब्यूट किया है। ओह, तो मतलब जिन्होंने पैसा लगाया, मालिकाना हक सीधे उनसे जुड़ गया। जी हाँ, बिल्कुल। ये एक तरह से उनके निवेश को सीधी मान्यता देता है। ये एक बड़ा फर्क है नॉर्मल सोसाइटी से। समझ गई, ये अंतर काफी जरूरी है। अच्छा, अब मान लीजिए किसी ने सोसाइटी को कोई प्रॉपर्टी दान में दी या पैसा दिया किसी खास काम के लिए, जैसे मान लीजिए लाइब्रेरी बनाने के लिए जमीन दे दी, तो सेक्शन 43 इस बारे में कुछ कहता है? हाँ, सेक्शन 43 इस मामले में बिल्कुल साफ है, एकदम क्लियर। अगर कोई पैसा या प्रॉपर्टी किसी खास मकसद, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दान में मिली है, तो सोसाइटी उसे सिर्फ और सिर्फ उसी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकती है। सिर्फ उसी के लिए? जी हाँ, किसी और काम के लिए बिल्कुल नहीं। ये दान देने वाले की इच्छा का सम्मान है और ये सोसाइटी की जवाबदेही भी तय करता है। ठीक है, मतलब आप उस पैसे को कहीं और नहीं लगा सकते? बिल्कुल नहीं, दान की शर्तों का पालन करना ही होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं शायद सबसे पेचीदा हिस्से पर। हाँ, प्रॉपर्टी बेचना, सेक्शन 44। इसमें लगता है काफी शर्तें हैं। हाँ, सेक्शन 44 प्रॉपर्टी बेचने की प्रक्रिया पर कुछ कह सकते हैं पाबंदियां लगाता है, और ये इस पर निर्भर करता है कि वो प्रॉपर्टी आई कहां से थी। अच्छा, तो क्या शर्तें हैं, जरा बताइए। देखिए, इसमें मुख्य रूप से 3 स्थितियां बनती हैं। पहली, अगर प्रॉपर्टी सरकार से मिली थी या किसी सरकारी एजेंसी, नगर निगम या पंचायत से, तो उसे बेचने से पहले सरकार की लिखित मंजूरी, रिटन परमिशन लेनी होगी। अच्छा, सरकार की अनुमति? क्यों? ताकि ये सुनिश्चित हो कि सरकारी सहायता का गलत इस्तेमाल न हो। ठीक है। और दूसरी स्थिति? किसी शर्त के साथ दान में मिली थी। मान लीजिए दानदाता ने कहा था कि इसे बेचा नहीं जा सकता या किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल होगा, तो बेचने के लिए पहले उस दान देने वाले व्यक्ति या उनके प्रतिनिधि की सहमति लेनी होगी। और अगर वो ना हो तो? हाँ, अच्छा सवाल है। अगर वो उपलब्ध नहीं है तो फिर रजिस्ट्रार की मंजूरी लेनी होगी। रजिस्ट्रार मतलब वो सरकारी अधिकारी जो सोसाइटियों के कामकाज देखते हैं। समझ गई, ये भी दान की शर्त का सम्मान हुआ। और तीसरा, अगर सोसाइटी ने प्रॉपर्टी अपने खुद के पैसों से खरीदी थी, मतलब न सरकारी मदद न दान, तो उसे बेचने के लिए सोसाइटी की जनरल बॉडी, यानी सभी सदस्यों की मीटिंग या फिर कॉलेजियम, जैसा भी केस हो, उसमें एक विशेष प्रस्ताव, मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना होगा। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब सिर्फ मैनेजमेंट कमेटी का फैसला काफी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है ज्यादातर सदस्यों की सहमति एक खास बहुमत से।
सिर्फ मैनेजमेंट कमेटी तय नहीं कर सकती, अब प्राइस तय करना होगा और ये कीमत उस इलाके के कलेक्टर रेट से कम नहीं हो सकती। कलेक्टर रेट मतलब जो सरकार तय करती है न्यूनतम मूल्य। जी हाँ, वही जो स्टैम्प ड्यूटी वगैरह के लिए तय होता है। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है ताकि सोसाइटी की संपत्ति को औने पौने दाम पर ना बेचा जाए, उसकी वैल्यू कम ना लगाई जाए। तो कुल मिलाकर ये सारे नियम, प्रॉपर्टी कैसे आएगी, मालिक कौन होगा, दान का क्या करना है, बेचने की इतनी शर्तें, ये सब क्यों है? इसका बड़ा मकसद क्या लगता है आपको? तो अगर हम इसे ओवरऑल देखें तो ये सारे नियम सोसाइटी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करते हैं। इनका लक्ष्य है ट्रांसपेरेंसी लाना, मैनेजमेंट को अकाउंटेबल बनाना और ये सुनिश्चित करना कि संपत्ति का स्रोत क्या था, सरकार थी, दानदाता थे या सोसाइटी के अपने फंड्स, उसका सम्मान हो। ये सब मिलकर एक तरह से सामूहिक संपत्ति के गलत इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करते हैं। तो संक्षेप में अगर इस डीप डाइव की मुख्य बातें निकालनी हो तो क्या होंगी? हाँ, देखिए, मोटी मोटी 4 बातें हैं। पहली, सोसाइटियां अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकती हैं, रख सकती हैं। दूसरी, मालिकाना हक आमतौर पर तो सोसाइटी का ही होता है, पर खासकर हाउसिंग ग्रुप्स में ये सदस्यों का भी हो सकता है जिन्होंने पैसा दिया है। तीसरी, दान में मिली कोई चीज है तो उसका इस्तेमाल दानदाता की बताई शर्त के हिसाब से ही होगा, बिल्कुल वैसे ही। और चौथी, प्रॉपर्टी बेचने के लिए अनुमति चाहिए और वो अनुमति किससे लेनी है ये इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रॉपर्टी आई कैसे थी। और हाँ, कलेक्टर रेट से कम पर नहीं बेच सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि हरियाणा में ये कानून सोसाइटी जैसी संस्थाओं में जो कलेक्टिव प्रॉपर्टी होती है उसके जिम्मेदार मैनेजमेंट के लिए एक बहुत ही साफ रास्ता दिखाता है। बिल्कुल, एकदम सही कहा। ये एक फ्रेमवर्क देता है और यहीं पर एक सवाल मैं सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगा जी, कि ये जो नियम है जो संपत्ति की सुरक्षा के लिए इतने जरूरी हैं, क्या ये कभी किसी सोसाइटी की बदलती जरूरतों या मान लीजिए कोई अचानक वित्तीय चुनौती आ गई तो उससे निपटने की क्षमता में कहीं बाधा तो नहीं बनते? मतलब संपत्ति की सुरक्षा और संस्था के संचालन में जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए उसके बीच सही संतुलन कैसे साधा जाए? इस पर विचार करना काफी दिलचस्प हो सकता है आगे।